बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 13 जनवरी और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। बहुत ही अहम खबर, डीजी आईएसपीआर के एसेट्स फ्रीज करने के अहकामात दिए गए हैं। ये डीजी आईएसपीआर मौजूदा नहीं है, एक साबिक डीजी आईएसपीआर हैं, लेकिन बहुत ही अहम और बहुत ही मशहूर डीजी आईएसपीआर रहे हैं। नाम मैं नहीं ले रहा क्योंकि आप मेरे नाम लिए बगैर ही समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। कौन है जिसको जनरल फैज़ हमीद के बाद निशाने पर रखा गया है। इस वक्त हमारे जो ज़राए हैं बहुत ही मुस्तनद ज़राए हैं, वेल प्लेस ज़राए हैं, जिनकी वजह से मैं कॉन्फिडेंटली आपके सामने खबर रख रहा हूं। लेकिन आपको पता है कि ऐसे तमाम काम ब्लैकमेलिंग के लिए किए जाते हैं, भाव ताव के लिए किए जाते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए किए जाते हैं। अगर बात मान ली गई और भाव-ताव हो गया तो हो सकता है कि ये ऑर्डर्स वापस हो जाएं। फिर आप कहेंगे आपकी खबर गलत थी। लेकिन इस वक्त जब मैं आपको ये खबर दे रहा हूं तो मुस्तनद ज़राए से हैं कि डीजी आईएसपीआर जो हैं, साबिक डीजी आईएसपीआर, जिनको आप सब पहचान गए हैं मेरा नाम लिए बगैर, उनके असासे मुंजमद किए गए हैं। अब असासे भी आपको पता है कि अल्लाह के करम से अच्छे होते हैं, क्योंकि डीजी आईएसपीआर की जो पोजीशन होती है वो बड़ी लुक्रेटिव और अहम होती है। हाल ही में आपने तो सुन ही लिया कि मौजूदा डीजीआईएसपीआर जो हैं, उन्होंने सिर्फ फेक न्यूज़ के लिए 2 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट ली है और उसके साथ साथ 1.6 अरब इस साल के लिए मांगे हैं और हर साल के लिए 1.6 अरब रुपए मांगे हैं। लेकिन यहां याद रखिए, ये सप्लीमेंट्री ग्रांट है। आप सप्लीमेंट्री ग्रांट अगर आपकी 3.6 अरब साल की है तो सोचिए असल बजट कितने अरबों का होगा। तो बहुत ही लुक्रेटिव पोजीशन है। इसलिए जो मौजूदा डीजीआईएसपीआर हैं, मेरा उनको भी पैगाम है कि सावधान सावधान सावधान, क्योंकि वक्त बदलते हजूर पता नहीं चलता। कोई दिन था पुलिस हमारे भी आगे होती थी, मतलब सिक्योरिटी होती थी, फिर कोई वक्त था पुलिस हमारे भी पीछे थी। मतलब कि आज जो साबिक डीजी आईएसपीआर साहब हैं, किसी ज़माने में उनकी भी तूती बोलती थी और आज उनके असासे मुंजमद करने के अहकामात दिए गए हैं। तो ये खबर रखनी थी और इसकी बहुत सीरियस रेमिफिकेशंस होंगी, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद के बाद अब एक और बड़ी शख्सियत के ऊपर निशाना साधा गया है और देखते हैं कि ये मामलात आगे किस तरफ बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज पूरे का पूरा व्लॉग जो है वो बहुत ही एक्सक्लूसिव खबरों का है। अगली भी आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी देते हैं और वो स्टोरी ये है कि मुसद्दिक मलिक, जी हाँ, मुसद्दिक मलिक जो इस वक्त आपको पता है कि मौजूदा गवर्नमेंट की कैबिनेट का हिस्सा हैं और एक बहुत ही अहम पोर्टफोलियो उनके पास है, उनको फायर करने का फैसला किया गया है। अब फैसला कब सादर फरमाया जाता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब को हटाने का फैसला किया गया है और वजह ये बताई गई है कि उनकी लॉयल्टीज़ जो हैं वो डिवाइडेड हैं। और लॉयल्टीज़ अब किस किस तरफ डिवाइडेड हैं ये अभी हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन इल्ज़ाम यही है कि शायद चौधरी निज़ामुद्दीन और दूसरी तरफ रानी साहबा जो हैं, उनके दरमियान में लॉयल्टीज़ जो हैं वो शदीद तौर पर डिवाइडेड हैं और इस वजह से अब फैसला किया गया है कि उनको हटाया जाएगा और उनकी जगह पर किसी और को लाया जाएगा। दोबारा ज़राए की खबर है, हतमी तौर पर इसका ऐलान नहीं हुआ और देखते हैं कि इसका ऐलान होता है कि नहीं, क्योंकि इस वक्त जब हम आपको ये खबर दे रहे हैं तो मुसद्दिक मलिक साहब जो उनके सोर्सेज हैं, क्योंकि डिवाइडेड लॉयल्टीज़ हैं, तो जिधर उनकी आधी अधूरी मोहब्बत जिनसे वो कर रहे हैं, उनसे उन्होंने गुजारिश की है कि मुझे बचाएं। पॉसिबल है कि वो उन्हें बचा पाएँ, लेकिन इस वक्त की ज़राए से खबर ये है कि उनको फायर करने का फ़ैसला किया गया है। इसकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेमिफिकेशंस होंगी, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि खुर्रम दस्तगीर गुजरांवाला से वो टेलीविज़न पर आकर कह चुके हैं कि मैंने नवाज़ शरीफ से मिलने की कोशिश की है, लेकिन मुझे मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया। तो इन सब चीज़ों से पता क्या चलता है कि पुरानी टीम फारिग की जा रही है और नई टीम जो है उसको ब्रिंग इन किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो पंजाब है उसमें हम आपको पहले भी खबरें दे चुके हैं कि पंजाब के अंदर इस वक्त फुल थ्रॉटल के ऊपर मरियम साहबा के दौरे हो रहे हैं। आने वाले दिनों में अभी तारीख शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन एक तो उनका आज का दौरा है। उन्होंने फैसलाबाद, मुल्तान
और डीजी खान के दौरे करने हैं। एक दौरा उनका आज है, एक को 1-2 दिन के बाद है और एक की अभी तारीख उन्होंने तय नहीं की। सरगोदा पाकपतन वो कर चुकी हैं और मुल्तान का भी गालिबन वो कर चुकी हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये दौरे जो हैं अब उनके बहुत स्पीड पकड़ेंगे क्योंकि वो इलेक्शन की तैयारी में जा रही हैं। पंजाब में इस वक्त जो भी हो रहा है, आप ऐसे ही समझें कि एक फिल्म चल रही है आपके सामने। उस फिल्म में एक ऐसा शख्स आपके सामने करेक्टर कर रही है पर्सनालिटी, शख्स नहीं खातून है, जिनको समझिए कि वो ज़ुबान नहीं आती, वो एक्टिंग कर रही हैं, पीछे डबिंग किसी और की है। मेन जो कैमरे के सामने की तस्वीर है वो मरियम नवाज शरीफ हैं। जो कैमरे के पीछे असल में काम हो रहा है, जिनके पास असल रिमोट कंट्रोल है, बड़े वाला रिमोट कंट्रोल तो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के पास है, लेकिन जो छोटा रिमोट कंट्रोल भी है जो मरियम साहबा की डे टू डे चीज़ों को मूव करता है, वो मरियम औरंगज़ेब है। इस पर भी आपके सामने अगले 1-2 वीलॉग्स के अंदर डिटेल में कुछ होशरुबा किस्म की स्टोरीज रखेंगे कि कितने बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल्स हैं जो इस वक्त हो रहे हैं और मरियम औरंगज़ेब पक्के मुंह के साथ, बड़े ही पक्के मुंह के साथ किस तरीके से काम डाल रही हैं। और आपकी सोच होगी शायद पंजाब में किसी ने इस तरीके से पहले काम डाला हो। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो भी एक्सक्लूसिव स्टोरी है। आज हमारे पास एक ही दिन में, क्योंकि वीकेंड के ऊपर बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, तो एक्सक्लूसिव स्टोरी जो अगली आपके सामने रखेंगे वो ये है कि जो मौजूदा आईजी पंजाब हैं, जी हाँ, मौजूदा आईजी पंजाब, जो आपके सामने उन्होंने ना तो अपनी ज़ात का ख्याल किया, ना अपने ख़ानदान का नाम ख्याल किया, ना अपनी एजुकेशन का ख्याल किया, ना अपने इदारे का ख्याल किया, ना जो रवायात हैं हमारी उनका ख्याल किया, बस सर फेंक कर उन्होंने वो किया जो उन्हें करने को कहा गया और वो चुप करके करते गए। उनकी खिदमात के सिले में और एतराफ़ में अब उन्हें डीजी FIA लगाने का फ़ैसला किया गया है और ये भी तब्दीली किसी भी वक्त की जाएगी। वो छुट्टी चाहते थे, उनको लगता है कि उन्होंने जो माल पानी बनाना था वो बना लिया, अब वो यहाँ से रवाना हो पंजाब से, क्योंकि हवाएं बदलती हुई नज़र आ रही हैं उन्हें। अगर मरियम नवाज़ आपको तमाम तर ख़तरों के बावजूद अवाम में जाती नज़र आ रही हैं, भले जाली अवाम क्रिएट की होती है, लेकिन उन्हीं दिनों के अंदर आप समझ सकते हैं कि IG और दूसरी ब्यूरोक्रेसी क्या समझ रही होगी कि अब जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया वो एक अलग बात है। तो इसलिए IG छुट्टी पे जाना चाहते थे। उनको कहा गया कि नहीं, आपसे अभी सोशल मीडिया के लोगों के ख़िलाफ़, यूट्यूब्स पर लोग हों, भले वो फेसबुक पे हों, भले ट्विटर पे हों, आपसे अभी मज़ीद गंदे काम करवाने हैं। इसलिए आपको अभी DG FIA लगाया जाएगा ताकि वहाँ से जो भी सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करता है, आपने जितनी ईमानदारी के साथ ये गंदगी की है पहले, उतनी ही ईमानदारी के साथ आप फिर ये बेशर्मी और गंदगी करें और लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई तो छोड़ें, गैर कानूनी कार्रवाई को कानूनी कार्रवाई बनाकर करें। तो जो डॉक्टर उस्मान है, गालिबन उनका नाम, पंजाब के IG, उनको अब वहाँ से चेंज करके अब DG FIA की तरफ लाया जा रहा है। उसके बाद मैंने आपको अगली जो खबर देनी है वो एक मेरा तज्जिया भी है और ख़बर भी है। वो खबर एक तो ये है कि 2 दिन पहले, गौर से आपने ये डेट समझनी है और सुननी है, 2 दिन पहले आपने देखा कि अब एक चीज़ तो आपने कल देखी कि संडे वाले दिन एक जेल खुली और जिस शख्स को कहा जा रहा था कि वो NRO मांगेगा, अब NRO लेने वालों की अपनी हालत ये है कि इतवार के दिन जेल खुलवा कर उनसे मुलाकात करवाई गई, क्योंकि किसी को शदीद NRO चाहिए और उसके लिए उन्होंने इतवार को भी जेल खुलवा ली। ये भी ना सोचा कि इससे पूरी दुनिया के सामने हाँ सब कुछ आश्कार हो जाएगा कि हमें इतनी जल्दी क्यों है। मैं आपको बताऊंगा कि जल्दी क्यों है, मेरा आगे एनालिसिस है, लेकिन पहले आपको एक अंदर की खबर दे दूं कि एक 1-on-1 मीटिंग जो है वो बहुत लंबी पहले कहीं पर चली, फिर वो मुलाकात जो है वो एक आप पारा के गिरदोनवाक में एक मुलाकात और चंद लोगों के साथ बहुत लंबी चली, और उसके बाद ये फैसला किया गया कि अब हमें NRO बहुत जल्दी चाहिए। लेट हो गया तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। फिर किसी ख़ास दोस्त से रिक्वेस्ट की गई कि आप जाएं, खान साहब से गुजारिश करें, लेकिन हमारा भरम रह जाए कि NRO हम नहीं मांग रहे, चलें ऐसा कर लेते हैं कोई भी नहीं मांग रहा, ना आप मांग रहे हैं ना हम मांग रहे हैं। पहले तो अफवाह साजी ये थी ना कि मामलात ऐसे करने हैं कि लगे कि इमरान खान NRO मांग रहा है।
इमरान खान ने जब ये कहा कि मैं जेल में खुश हूं, आपने मेरे साथ जो करना है कर लें, हाँ मेरे वर्कर्स बाहर निकाल दें, उनका कोई लेना देना नहीं, मेरे से करें जो आपने करना है, मुझे 10 साल रखना है जेल में रखें, 5 रखना रखें, मैं बैठा हुआ हूं, तो आप मेरे वर्कर्स को अजियत मजीद ना दें, उनको छोड़ दें, गरीब घरों से आम लोग हैं, उनका क्या कसूर है। तो जब ये देखा कि ये शख्स नहीं टूट रहा, तो अब फिर वो जो याद है ना कि आप पिछले दिनों में पहले मैंने आपको बताया था कि मौलवी हजरात भी छोड़े गए, उसके बाद क्रिकेटर्स छोड़े गए, उसके बाद एक्टर्स छोड़े गए, उसके बाद आपने देखा कि अब तो भांड भी छोड़े जा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा भांड भी और मस्खरे भी। मीन जो लोगों की मिमिक करके आवाज़ें निकालते हैं ना, डिफरेंट लोगों की, मस्खरे हैं, जोकर हैं, वो भी छोड़े गए हैं। और पिछले दिनों आपने देखा था हाथ देखने वाले, जायचे, जुपिटर फलां घर में चला गया और फलां से निकल के फलां में चला गया, वो सारे भी छोड़े जा रहे हैं। तो जब सब कुछ छोड़ के देख लिया और काम ना बना, और फिर आपने देखा कि मोहल्ले की खाला वाली जो तमाम की तमाम चुगलियां थी वो भी टेलीविज़न पर बैठा के करवा ली, इद्दत के केस बना ली, और अभी ये बुशरा बीबी और अलीमा खानम साहबा के जाली झूठे स्क्रीनशॉट फैलाए, दोनों की लड़ाई है, पार्टी पे ये कब्जा कर, जो तंदूरों पे बातें होती हैं वो टेलीविज़न पर करवा के देख ली। जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो अब हतमी तौर पर यह फैसला किया गया है, और देखते हैं इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, कि अब हमें एनआरओ चाहिए, लेकिन किसी मोतबर शख्सियत जिनका नाम मुझे पता है, दोबारा अपनी पार्टी के फ़ायदे में, इमरान खान साहब के फ़ायदे में और पाकिस्तान के फ़ायदे में, मैं वो नाम नहीं ले रहा, उनको ये कहा गया है कि अब आप ये जो कपड़ा फट गया है इसको पाबंद आप लगा के दें और ऐसे माहौल बनाएं कि हमारी जो है वो इंसल्ट ना हो। इसमें आगे चलते हैं। अब मैंने आपसे सिर्फ आपको ये बताना है, जो पूरा तज्जिया दूंगा अगले 2-3 मिनट में, कि ये इतनी तेज़ी क्यों है। क्या 20 जनवरी को जब सदर ट्रंप आ रहे हैं, क्या उसकी वजह से इतनी ज़्यादा तेज़ी है? क्या सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने फौरी तौर पर फ़ोन उठा के इन्हें कुछ कहना है? देखें, वो जो फ़ोन है ना, वो तो एक फ़ील होती है। मसलन मैं एग्जांपल देता हूं कि जब हमारी गवर्नमेंट चल रही थी तो कोई आर्मी चीफ जो थे उस वक्त के, जनरल बाजवा, वो उठाकर फ़ोन थोड़ी कर रहे थे सब कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को, कि भाई ये होने लगा है। सबको खुद ही फील आ गई थी। तो जब गवर्नमेंट जानी होती है किसी की, लोग डिसंगेज हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं, पीछे होते हैं, लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते कि वो आप उनको कोई पोजीशन दें तो वो लें। वो उस टाइम दाएं बाएं निकल रहे होते हैं सारे। क्यों? क्योंकि वो माहौल के अंदर से फील करते हैं और उन्हें एक फीलिंग आ जाती है कि क्या हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका बहादुर ने कोई ख़ास फ़ोन है, कोई 999 या 888 या 777 नंबर से फ़ोन आना है और उस फ़ोन से 111 को फ़ोन आना है, ऐसा नहीं है। ये फील होती है जो वाशिंगटन डीसी में हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन के नुमाइंदे हैं, उन्होंने महसूस की होगी बदलती हुई हवा। मतलब जब आंधी आनी होती है तो उससे पहले आपने देखा है कि परिंदे आराम से उड़ के अपने अपने नकल मकानी करते हैं और महफूज मुकाम तक पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह से जब कुछ होना होता है तो उससे पहले ही चौधरी निज़ामुद्दीन के वाशिंगटन डीसी में बैठे लोग, या आपको मुशाहिद हुसैन सैयद भी बता चुके हैं, वो बड़े आराम से अपना माहौल वहाँ से परखते हैं और आपको बताते हैं कि हजूर ये होने लगा है, अपने आप को भी बचाएं और हमें भी बचाएं और कन्नी मार जाएं। तो चौधरी साहब को वो चीज़ पहले की पता चल चुकी है। तो फ़ोन तो नहीं आया, लेकिन उनको ये पता चल गया कि अब जो जुल्म पहले बाइडन साहब जिनके ऊपर आंखें बंद किए बैठे थे और कह रहे थे और करो, मीन कह नहीं भी रहे थे लेकिन आंख बंद करने का मौका ये था कि जो मर्जी करो, वो अब उन्हें फ्री रिंग नहीं मिलेगा, फ्री फील्ड नहीं मिलेगा। अब अगर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी, अमेरिका में बैठे या किसी और मोतबर मुल्क में बैठे, मोतबर मैं इकोनॉमिकली कह रहा हूँ, मुल्क तो सारे ही मोतबर होते हैं, वहाँ की किसी शख्सियत जो वहाँ पर रेजिडेंट हो या सिटीज़न हो, उसको आप किसी भी तरीके से ब्लैकमेल करेंगे तो आपके ऊपर, आपके बड़े बड़े लोगों के ऊपर बाई नेम मुकदमे दर्ज होंगे। अब अमेरिका के अंदर ये अब जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है ये वाज़े पैगाम दे रही है कि अब किसी अमरीकी शहरी को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो जो पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम हैं उनके खिलाफ यहाँ पर मुकदमात दर्ज करवाए जा सकेंगे, और जो आने वाली गवर्नमेंट होगी वो उन मुकदमात की पैरवी करेगी और फिर सफरी पाबंदियाँ और उनके असासे मुंजमद करने और ये भी देखना कि उनके अहलो अयाल क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या किया जा सकता है, ये सब कुछ ऑन कार्ड्स है अब। और ये सब कुछ चौधरी साहब को पता चल चुका है, लेकिन असल मसला कुछ और है। बारीक बात है जिसको आपने बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करनी है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है
ये तो आप सबको पता ही है। तो अब इस वक्त जो खित्ता है उसके अंदर जो इख्तलाफात हैं वो हिंदुस्तान और चाइना के बहुत ज़्यादा हैं। सदर ट्रंप जो हैं उनकी जो पॉलिसीज़ चाइना की तरफ हैं वो सबको पता है क्या है, और वो चाइना को स्क्वीज़ भी करना चाहते हैं और वो टैरिफ्स भी लगाना चाहते हैं। चाइना का जो बढ़ता हुआ असर व रसूख है उसे दुनिया में वो कम करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने भरपूर तैयारी भी की है, और अब चाइना के साथ ये करने के लिए उन्हें ऑटोमेटिकली हिंदुस्तान को एम्पावर करना पड़ेगा। वो भले हिंदुस्तान को एम्पावर करना चाहें या ना चाहें, लेकिन उनका जो मकसद चाइना के साथ है उनको स्क्वीज करना, वो तभी होगा जब वो हिंदुस्तान को ऊपर करेंगे। तो हिंदुस्तान को फ़ायदा हो रहा है और पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है कोलैटरल डैमेज, जो पहले भी उठाना पड़ा ड्रोन की शक्ल में, अब डिप्लोमेसी की शक्ल में हमें वो कोलैटरल डैमेज उठाना पड़ रहा है। हम भी क्योंकि वॉशिंगटन डीसी में कुछ लोगों को जानते हैं तो बातचीत करते रहते हैं। जो हमें मालूम हो रहा है वो ये हो रहा है कि सदर ट्रंप की एक तो मोदी के साथ गहरी दोस्ती है। सदर ट्रंप को ऐसे तमाम लोग अच्छे लगते हैं जो पावरफुल हों और पब्लिक में जिनकी पजीराई हो। जैसे पुतिन के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और हाल ही में जो यूक्रेन के बारे में उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने लगी लिपटी बगैर पुतिन की पोजीशन को दुरुस्त करार दे दिया। उन्होंने कहा कि बाइडेन साहब अगर वहां ना जाते नेटो को लेके, मीन यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का ऐलान ना फरमाते, तो ये सब कुछ ना होता। ये बहुत बड़ी बात है एक अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से इस तरह की बात आना। तो इन हालात में वापस चलते हैं। अब जो पाकिस्तान के चौधरी निज़ामुद्दीन हैं, उन्होंने पहले तो वो जो आप कह लेना कि कई दफ़ा आपने देखा है कि कुछ मर्द हैं जो शराब पी के घर आते हैं और घर में अपने ही बच्चों और औरतों का फेंटा निकालना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो सिचुएशन ये चल रही थी, हम ताकत के नशे में थे, अपने लोगों का फेंटा निकाल रहे थे। लेकिन सोचें फिर बंदूकों वाले अगर डाकू आ जाएं घर में तो फिर क्या बने, या पुलिस पहुंच जाए, तो फिर जिसको नशा चढ़ा होता है उसका नशा उतरता है और वो सोचता है कि एक ही होया। सो उस टाइम उसको कई दफ़ा उन्हीं अपने बच्चों की, बेगम की सपोर्ट चाहिए होती किसी काम के लिए। फिर आपको उन्हीं के साथ टीम बन के खेलना होता है। अब अभी तो पाकिस्तानी अवाम की, पाकिस्तानी डायस्पोरा की, इमरान खान की, तहरीक इंसाफ की ज़िंदगी तंग करने की भरपूर कोशिशें थी। अब जब लार्जर पिक्चर नज़र आ रही है, लार्जर कैनवस पे देख रहे हैं कि चाइना को स्क्वीज करने के लिए हिंदुस्तान को ऊपर करना है, और जो पिछली दफ़ा जनरल बाजवा हिंदुस्तान की हेजमनी को मान गए थे और सरेंडर कर गए थे, उसमें अब तेज़ी आनी है। और फिर जब ट्रंप की पूरी कैबिनेट को हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन देखते हैं कि यहाँ पर तुलसी गैबर्ड जैसी खवातीन हैं जो ये समझती हैं और ओपनली कहती हैं कि 1971 में पाकिस्तान की फ़ौज जो बड़े पैमाने पर वहाँ असमत दरी हुई थी, इज्जतें लूटी गई थी, उनके मुताबिक, तुलसी गैबर्ड के मुताबिक, उसमें पाकिस्तानी फ़ौज मुलव्वस थी और पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पर एथनिक क्लिनजिंग में भी शामिल थी। उन्होंने बंगालियों को कौमियत की एतबार पर भी चुन चुन के मारा था। ये उनके इल्ज़ामात हैं। दूसरी तरफ और भी एक नहीं, और भी बहुत सारे नाम हैं जो बहुत प्रो हिंदुस्तान हैं और बहुत एंटाई पाकिस्तान या पाकिस्तानी फ़ौज, उनके बहुत सारे ख्यालात हैं। अब इन ख्यालों से चौधरी निज़ामुद्दीन को हवा बहुत ही ज़्यादा बदलती हुई नज़र आ रही है। फिर जो इमरान खान का, जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, ये वाली एडमिनिस्ट्रेशन मोहब्बत ना भी करे और इमरान खान को मोहब्बत चाहिए भी नहीं, और वो वाशगाफ बता चुके हैं कि मुझे किसी और से, बाहर से ऐसी इमदाद नहीं चाहिए कि मैं जेल से निकलूं। लेकिन एक बात तो तय है कि नफरत उस तरह की नहीं होगी इमरान खान के लिए या पाकिस्तानी अवाम के लिए। इन हालात में चौधरी साहब को हिंदुस्तान का बढ़ता हुआ किरदार नज़र आ रहा है। कुछ तो इन्होंने खुद ही हेजमनी, जनरल बाजवा साहब खुद सरेंडर कर गए, और कुछ अब जो रही सही कसर है अब वो कर लेंगे। तो ऐसी बातें अब इनसे मनवाई जाएंगी या इनको कही जाएंगी लार्जर पिक्चर में, पाकिस्तान के इंटरनल मामलात को छोड़ के लार्जर पिक्चर में इनसे कहा जाएगा कि अब हिंदुस्तान ये चाहता है, ये भी करो, ये भी करो। तो पहले तो हम हिंदुस्तान के अलावा जितने भी काम थे उनमें जब चौधरी, हमें बड़ा चौधरी हमारे चौधरी को कहता था कि जंप, तो हमारा चौधरी आगे से कहता था हो हाय, कोई मतलब उसमें कोई बातचीत ही नहीं थी। लेकिन अब मामला ये कि अब बीच में हिंदुस्तान भी आ गया है, तो अब हमारे मिसाइल भी आ गए, अब हमारी एटॉमिक भी आ गई, अब हमारे और बहुत सारे मामलात आ गए। तो अब इनको शदीद ज़रूरत है कि इससे पहले कि वो सारा कुछ इन प्ले हो जाए,
इससे पहले कि वो जो लार्जर गेम है उसका बटन दब जाए, उससे पहले पहले इमरान खान साहब को जेल से हम निकालें, छोड़ें ना, रिहा ना करें। वह रिहाई से तो डर लगता है। तो दूसरा तरीका यह है कि इमरान खान को सज़ा सुनवाई जाए और तोशा खाना में लंबी सज़ा, अलकादर में लंबी सज़ा सुनवा के उन्हें एक तो नाअहल करार दिलवा लिया जाए। सज़ा के बाद तो ज़मानत हो ही जाती है, लेकिन नाअहली हो गई, क्योंकि 10 साल की कम से कम नाअहली होगी, तो नाअहली हो गई तो उसकी वजह से इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। जब इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे तो मकसद हमारा पूरा हो गया। और अगले चंद महीने जब तक ज़मानत शमानत के मामला चलते हैं तो उन्हें जेल में भी रखें, आज़ाद भी ना करना पड़े, लेकिन उन्हें बनी गाला या किसी और जगह पर हाउस अरेस्ट करते हैं। और फिर जब बाहर से शिकंजा टाइट होगा तो तब हमें जो इमरान खान से मदद चाहिए होगी वो हम मदद ले सकेंगे। अब आप कहेंगे इमरान खान से क्या मदद चाहिए? जब प्रेशर बाहर से पड़े, मैंने जैसे आपको कहा कि कोई बंदा दारू शारू पी के आए, बच्चों को भी मारे, बेगम को भी मारे, और एक कमरे में घुस आए डाकू या पुलिस वाले या जो भी, तो फिर क्या करना है? फिर घर वाले ही बचाएंगे ना, साथ वाले मिलके। तो अवाम सारी इमरान खान के साथ है। तो वो जो लार्जर कैनवस के अंदर चीज़ें हैं उसमें अब इमरान खान की अशद ज़रूरत है, पाकिस्तानी अवाम की अशद ज़रूरत है, अब हमें NRO की अशद ज़रूरत है। तो इन वजूहात की वजह से आप देखेंगे ये कोई मोहब्बत नहीं है इस टाइम मुल्क से, ये कोई मोहब्बत नहीं है इमरान खान से, ये कोई मोहब्बत नहीं है आपसे, ये कोई ख़ास ऐसा मसला नहीं है कि इनको लगता है कि इमरान खान के साथ बड़ा प्रेम है किसी का और पहले दिन जहाज़ आना है और इमरान खान को निकाल। इमरान खान तो ये चाहता ही नहीं है, इमरान खान ने तो किसी से ये गुजारिश ही नहीं की। ये असल इनको अपने लाले पड़े हैं, क्योंकि जो हमने बोया है वो काटने का वक्त हुआ चाहता है। और जो ट्रंप की उठान है, ग्रीनलैंड से लेके कनाडा और जर्मनी से लेके UK और फ्रांस और उसके साथ मैक्सिको का गल्फ और तमाम जगहों पर जो ट्रंप की, और फिर मैंने अभी आपको बताया इसी व्लॉग में कि जो कुछ उन्होंने यूक्रेन के साथ कर दिया, इन हालात में लोगों को समझ आ गई है कि ट्रंप बड़े वाला हथौड़ा लेकर निकला है और जो कील भी उसको चुभेगा वो उसके ऊपर ऐसा हथौड़ा मारेगा कि सर को, कील के सर को बराबर करके रख देगा। खबरें और भी थी, लेकिन मेरा ख्याल काफ़ी आज आपको हमने तज्जिया दिया। इसके साथ ही मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।